नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे नक्शे स्थिति के लिए व्यंजक तो किस प्रकार निकालते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि जो प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है। तो प्रश्न आता है कि विद्युत क्षेत्र के कारण नक्शे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यह तो डायरेक्ट पूछ लिया है, कभी कभी यह कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको इस तरीके से ही पूछ सकते हैं कि दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे गए हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर इस रेखा के लंब द्विभाजक पर स्थित है। तो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकते हैं आपके पेपर में, और डायरेक्ट इस प्रकार से भी आ सकता है कि विद्युत क्षेत्र के कारण नक्शे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चलिए व्यंजक देख लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नक्शे स्थिति किसे कहते हैं। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष नक्शे स्थिति में कहा जाता है। तो किस प्रकार कहा जाता है, देखिए मैंने आपको अक्षीय स्थिति में बताया था कि अक्षीय स्थिति में होता है। अक्षीय स्थिति में क्या होता है, जो बिंदु होता है ना वो बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। यानी कि एक बिंदु ए और बी है, तो यहाँ पर बिंदु पी होता है, यानी कि बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता नक्शे स्थिति में। नक्शे स्थिति में क्या कह रहा है, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, हमें किसी बिंदु पी पर ज्ञात करनी होती है, द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है। तो हमारा द्विध्रुव अक्ष क्या है, ए और बी हमारा द्विध्रुव है। तो क्या है, द्विध्रुव के लंबवर्धक पर स्थित होता है। लंबवर्धक क्या है, हमारा बिंदु पी है, लंबवर्धक है। ठीक है दोस्तों, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष नक्शे स्थिति में कहा जाता है। तो आप चित्र से भी कह सकते हैं ए भी हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, और जो बिंदु पी पर जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह उसके लंबवर्धक पर स्थित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हमारा हो गया नक्शे स्थिति की परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे। अब इसके लिए देखते हैं व्यंजक। तो सबसे पहले आपको जो डायग्राम अच्छी तरीके से समझना है। इस डायग्राम को आपने समझ लिया तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी भाषा लिखने में। जैसे कि यहाँ पर इस पर दिख रहा है, माना कि ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बने हैं। तो ए और बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। हमने अक्षीय स्थिति में भी यही माना था, और जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बने हैं और उनके बीच की दूरी 2L है। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, उनके बीच की दूरी 2L है। इनके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर नक्शे स्थिति में एक बिंदु P है। तो इनका जो मध्य बिंदु हमने क्या माना, इनके मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है। तो इस बिंदु पर ये हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने यही मान लिया कि A और B के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, हमें जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भाषा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तब। तो अब हमें लिखना है। चलिए अब देखते हैं, आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अब क्या है आगे। तो ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो यह हमने अक्षीय स्थिति में भी निकाली थी। तो क्या है, जो ए पर प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या तीव्रता होगी। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है उसी से हम मानते हैं। ए पर प्लस क्यू आवेश है तो P पर तीव्रता होती है 1/, ये E1 है, क्योंकि इसकी दिशा आप देख सकते हैं, जो ए पर प्लस क्यू आवेश है इसकी दिशा E1 है। तो E1 मानेंगे E1 1/4πε0 Q/, इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी AP है। तो क्या हो जाएगा, AP²। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। तो यह समीकरण 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बी पर स्थित माइनस क्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश का बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। ए पर प्लस क्यू आवेश का P पर निकाले थे, अब बी पर माइनस क्यू आवेश इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए इसकी तीव्रता क्या आएगी, तो E2 यहाँ दिशा देख सकते हैं, बी की दिशा क्या है, E2, यह दिशा आप देख सकते हैं E2 है। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो बीच की दूरी है BP, तो यहाँ पर BP क्या हो जाएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, E2 बराबर 1/4πε0 Q/BP²। यह समीकरण 2 हो गया। तो अब कुछ नहीं करना है, आगे चलिए हल कर लेते हैं इसको। अब आप यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और जो BP है ये दोनों बराबर हैं, यानी कि AP और जो BP बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो यही लिखा है, क्योंकि AP बराबर BP तब E1 और E2 परिणाम में बराबर होंगे। जब
ये दोनों और ये दोनों बराबर हैं, तो इनकी जो तीव्रता होगी E1 और E2, तो ये भी परिणाम में बराबर होंगे, तो वही लिखा गया है। तो अब बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वह होगी E बराबर 2E1, क्योंकि दोनों बराबर है cos 2 θ/2। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर 2E1, 2 से 2 कट जाएंगे, cos θ आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं समीकरण 1 से E1 का मान रखने पर। तो जो E1 है समीकरण 1 से, उसका E1 का मान हमारा यही था, आप ऊपर देख लीजिए। E1 का मान था 1/4πε0 Q/A²। तो हमने यहाँ पर E1 का मान रख दिया 2 की जगह, 2 E1 की जगह 1/4πε0 Q/A² cos θ की जगह पर cos θ। यह समीकरण हमारा 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब त्रिभुज APO में आप देखिए, यहाँ पर जो त्रिभुज है हमारा APO में, तो इसमें हम अब निकालेंगे त्रिभुज APO में। तो जो कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग AP² बराबर कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी AP² बराबर OP² प्लस OA²। तो यही यहाँ पर लिखा गया है AP² बराबर OP² प्लस OA²। ठीक है दोस्तों, यह चीज़ तो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमने क्या निकाला है, सिर्फ हमने जो पाइथागोरस प्रमेय है वही लगाई है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हम इसको मान रखेंगे। OP का मान कितना है, यहाँ से O और P का मान R है, तो हमने यहाँ पर R² लिख दिया। OA का मान क्या है, O और A का मान है L है, और AB का मान मैंने पिछली वीडियो में बताया 2L होता है, और A का मान है L। ठीक है दोस्तों, तो यही हो गया। अब पुनः हमें त्रिभुज APO में cos θ का, यहाँ पर cos θ का मान AP का मान हमने निकाल लिया। इस मान तो हमें इसी समीकरण में रखने, समीकरण 3 में AP का मान निकाल लिया। अब हमें क्या cos θ का मान निकालना है। तो cos θ का मान निकालने के लिए हम किसकी ज़रूरत होती है आप जानते होंगे, जो हम लाल बटे कक्का तो आप जानते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर साइन और कॉस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमारा आधार क्या है, आधार है OA और कर्ण है AP। तो यही लिखा है हमने OA बटे AP। अब इनका भी मान हम रख देंगे, चलिए इनका मान रख देते हैं। तो जो cos θ का मान हमने निकाल लिया है, यहाँ पर वो जो OA का मान था, OA का मान हमारा क्या है, O और A से लेकर जो OA का मान है वह L है, तो हमने यहाँ पर L लिख दिया। और जो हमारा AP का मान था, AP का मान हमने अभी ही निकाला था, क्या था, √R² प्लस L²। हमने क्या निकाला था, तो इसके दोनों का मान हमने रख दिए हैं। अब क्या समीकरण 3 में AP² तथा cos θ का मान रखने पर हमने cos θ का मान निकाल लिया था और AP² का मान निकाल लिया था। तो समीकरण 3 जो था तो उसमें हमने मान रख दिया। तो E1 बराबर क्या आएगा हमारा 2/4πε0 Q/, यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर हमारा AP² था, तो हमने AP² का मान रख दिया। AP का मान था, ये स्क्वायर लगाएंगे तो इसका जो √ हट जाएगा, तो R² पर L² आएगा। और जो हमारा cos θ था, यहाँ पर cos θ की जगह हमने रख दिया L/√R² प्लस L², जैसा कि यहाँ देख रहे हैं cos θ का मान ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0। तो Q 2 हैं और ये L है, तो इसको हम साथ में लिख दिया 2L/R² प्लस L²। यहाँ पर कितनी घात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर घात 1 है। ठीक है दोस्तों, R² प्लस L² पे यहाँ आप समझ लीजिए जो R² है और प्लस L² है, तो इनकी घात कितनी है, 1 है। और जो दूसरा है √R² प्लस L², तो इसकी घात कितनी है, अगर हम देखें तो R² प्लस L² की घात ये कितनी है, 1/2 है। तो जब इनटू में है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 1 + 1/2 जुड़ेंगे तो 2 एकम 2 + 1/2, तो कितनी हो जाएंगी, घात 3/2 हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि यह घात 3/2 क्यों हुई है। तो इसे हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आप पता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अक्षय स्थिति में भी हमने निकाला था वैद्युत आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q × 2L है। तो यहाँ पर भी हमें Q × 2L दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर वैद्युत का आघूर्ण लिखना पड़ेगा। तो परंतु P बराबर क्या होता है, Q × 2L वैद्युत आघूर्ण। तो समीकरण 4 में मान रखने पर, तो समीकरण 4 में हमने मान रख दिया, Q × 2L की जगह पर हमने P लिख दिया। तो R² प्लस L² की घात 3/2 1/4πε0, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, यह समीकरण 5 बन जाएगा। तो यही हमारी जो निश्चित स्थिति की तीव्रता के लिए व्यंजक है। लेकिन कभी कभी स्थितियां भी पूछ लेते हैं, तो स्थितियां में किस प्रकार ज्ञात करनी है, यहाँ पूछा है यदि R > L है तो समीकरण 5 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या L का मान बहुत ही छोटा बताया गया है, यानी कि लेस देन है। जो R का मान ग्रेटर देन है, तो L की जगह पे हमें क्या शून्य रख देना है, यानी बहुत ही कम मान है तो शून्य रख दिया। तो 1/4πε सेम टू सेम, P की जगह P लिख दिया, R² की जगह R², लेकिन L का मान क्या लेस देन दिया, तो L की जगह पे हमने 0 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, और घात
3/2 है तो 3/2 ही रहने दी, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। तो अब क्या होगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/4πε0 हो जाएंगे। पी आर स्क्वायर की घात कितनी होंगी 3/2, क्योंकि 0 पर 3/2 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ 3/2 आएंगे। तो यह किस प्रकार हो जाएगा 2 × 3/2। ठीक है दोस्तों, 2 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ पर घात कितनी बचेगी, यहाँ पर क्यू बचेगा अकेले, R³ तो ई बराबर क्या बचा 1/4πε0 P/R³। तो यही इसके लिए व्यंजक है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा व्यंजक निकल गया है। अगर आप और इससे अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो आप एक ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4πε0 P/R³। तो यही तो नक्शे स्थिति के लिए व्यंजक। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।